इसीलिए हम लोग जो है इस लैंग्वेजेस को, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है हम यूज करके हम कंप्यूटर कंप्यूटर और ह्यूमन के बीच में इंटरेक्शन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है मेरी बात? अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मल्टीपल टाइप्स की होती है, जिनको हमको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमको समझना होगा। ठीक है, वो हम समझेंगे भी। हम सी लैंग्वेज के बारे में समझेंगे, हम पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में समझेंगे, हम और भी बहुत सारी लैंग्वेज, फ्यूचर में आपको अलग अलग लैंग्वेजेस पे काम करना होगा। बट जो कॉन्सेप्ट, जो कोर कॉन्सेप्ट है उस लैंग्वेज के, वो हमेशा ही सेम रहने वाले हैं, चाहे लैंग्वेज कोई भी आ जाए आपके सामने। ठीक है, तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमने देखा था कि हमारी लैंग्वेज जब हम यूज करते हैं तो हमें बहुत सारे बेसिक फीचर्स यूज करना पड़ते हैं। कौन कौन से बेसिक फीचर्स यूज होते हैं उनके बारे में समझते हैं हम लोग। तो बेसिक फीचर्स जो थे वो हमारे पास में, सबसे पहला बेसिक फीचर था हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करने का, वो था कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशंस को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, उसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स कहते थे। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में मैं अभी कुछ समय में चर्चा करूंगा, इसके बारे में पूरा बताऊंगा कैसे काम होता है। दूसरे इसके अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शन जो था हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वो था हमारे पास में लूपिंग स्टेटमेंट्स। ये लूपिंग स्टेटमेंट्स वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करना पड़ते हैं। हमें इसके अलावा जो है वेरिएबल्स के ऊपर, वेरिएबल्स कैसे काम करते हैं, या मेमोरी अलोकेशन कैसे होता है, मेमोरी का अलोकेशन कैसे होता है प्रोग्राम के अंदर, किसी भी डेटा को स्टोर कैसे करना है मुझे, आपके प्रोग्राम के अंदर डेटा का स्टोरेज कैसे होता है, ये हमको देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। इसके अलावा जो है नेक्स्ट लेवल पे हमको जो है जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जनरली जो हमको सीखने को मिलेगा, या यहाँ पे हम एक्स्ट्रा जो देखेंगे वो है कि ग्रुपिंग कैसे होती है, किसी भी वेरिएबल की ग्रुपिंग्स कैसे करते हैं, ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल, ग्रुपिंग्स ऑफ वेरिएबल, इसको जनरली टेक्निकल भाषा में अरे कहा जाता है। ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इन्हीं के माध्यम से हम लोग जो है कुछ बेसिक प्रोग्राम्स जो है वो हम बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंटेशन करके हम लोग उस लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा सी का जो है मेन पार्ट होने वाला है, जो हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग को आगे बढ़ना है, तो वो कैसे बढ़ते हैं वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूं कि प्रोग्रामिंग, जब सी प्रोग्रामिंग हमको स्टार्ट करनी है तो उसमें कैसे हम एक स्टेप बाय स्टेप लेवल में हम इसको आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, इसको लिख लिया आप लोगों ने, आगे बढ़ो मैं। ठीक है, अब थर्ड लेवल पे हमको, थर्ड जो स्लाइड है इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है, मैं क्या करता हूं, एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं आपको प्रोग्रामिंग का। मैं क्या करता हूं, लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सी लैंग्वेज। हम स्टार्ट करते हैं सी के फर्स्ट एग्जांपल से, फर्स्ट एग्जांपल ऑफ सी प्रोग्रामिंग। मैं डायरेक्टली सी प्रोग्रामिंग के फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। अपन बोरिंग थ्योरीज अलग से नहीं पढ़ेंगे, अपन क्या करेंगे, पहला एग्जांपल लेते हैं और उसी के साथ में थ्योरी पढ़ते जाते हैं, तो बहुत इंटरेक्टिव हो जाएगा, आपको मजा आएगा उसको पढ़ने में। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस। सो सबसे पहला काम जो है वो मुझे समझना है। हाँ, एक चीज मुझे बहुत जरूरी है बताना इसके अंदर, जो कि मैंने शायद आपको ब्लॉक प्रोग्रामिंग जब बताई थी तब भी मैंने आपको बताया था, और उसको अपन एक बार रिपीट भी कर लेते हैं यहाँ पे, कि एक जब भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम जब भी पढ़ते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी यूज होती है। बेसिक टर्मिनोलॉजी जो है वो यूज की जाती है इस प्रोग्रामिंग को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। बेसिक टर्म्स क्या होती हैं देखते हैं हम लोग। बेसिक टर्म्स जो इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज होती है वो आपकी इसको बोल सकते हैं हम लोग बेसिक वर्ड्स that are used when doing programming। ये हमको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ये बेसिक वर्ड्स के बारे में नहीं पता होगा
तो हम जनरली उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। जैसे कि हम इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमको मालूम है सेंटेंस क्या होता है, हमको मालूम है कि पैराग्राफ क्या होता है, हमको मालूम है कि एक चैप्टर क्या होता है ना। ये हमको बेसिक वर्ड्स, मतलब अगर मुझे किसी ने बोला पैराग्राफ, तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी एक पिक्चर बन जाएगी उसके संबंध में कि पैराग्राफ के अंदर क्या होंगे, बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे और उन सेंटेंसेस का अपना एक मीनिंग होगा। वैसे ही वो चूंकि हमारी लैंग्वेज है हिंदी इंग्लिश की अगर मैं बात कर रहा हूँ, बट अगर मैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करूं तो वो कॉन्सेप्ट लगभग सेम होते हैं, बट बोलने का तरीका यहाँ पे अलग होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज we can learn this concept by comparing C language with the English language। मैं इंग्लिश के साथ में आपको C के साथ में कंपेयर करके बताता हूं, जिससे आपका एक विजन क्लियर होगा कि कैसे हम C के अंदर कोई भी टर्म जो यूज कर रहे हैं वो इंग्लिश से कैसे रिलेट हो रही है। तो व्हाट वी कैन डू इज आई विल मेक अ चार्ट। मैं एक इंग्लिश का और एक C लैंग्वेज का एक चार्ट बनाता हूं। Let us make a chart of English and C। ये इंग्लिश आ गया और यहां पे आ गया आपका C। ठीक है, अब सबसे पहली चीज जो हम लोग, मैंने आपको पहले भी बताया था, पहली चीज जो हम C इंग्लिश को जब लैंग्वेज को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले अल्फाबेट्स, या हम लोग वहां पे नंबर्स को भी वैसे इंग्लिश का पार्ट नहीं, नंबर्स तो जनरलाइज है, बट हम शुरुआत जब करते हैं नंबर्स या सिंबल्स हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। अल्फाबेट्स, नंबर्स और सिंबल, ठीक है, ये शुरुआत में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारी इंग्लिश के अंदर होता है, इसको अल्फाबेट्स ABCD जो भी होता है हमारा वो। यहाँ पे हम लोग जब C की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहली चीज जो पढ़ते हैं वो होता है हमारे पास में, यहाँ पे भी हमारे पास में जो होते हैं नंबर्स, जिनको हम लोग इंटीजर्स कहते हैं या फ्लोट्स कहते हैं, इंटीजर या फ्लोट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास में सिंबल्स होते हैं अलग अलग टाइप के, जिनको हम लोग यूज करते हैं, जिनको हम लोग ऑपरेटर्स कह सकते हैं। इनको हम लोग सिंबल्स को ऑपरेटर्स भी कहते हैं हमारे पास में, है ना। और यहाँ पे हमारे पास में कैरेक्टर्स होते हैं, जो कि आपका जो अल्फाबेट्स का जो कंपैरिजन है वो कैरेक्टर्स के फॉर्मेट में हो सकता है। जब मैं यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में मल्टीपल अल्फाबेट्स को जोड़ता हूं तो मेरे पास में क्या बन जाता है, अल्फाबेट्स को जोड़ने से मेरे पास में एक वर्ड बन जाता है। वर्ड जो है उसका अपना एक मीनिंग होता है। वो वर्ड जैसे कि एम एक अल्फाबेट है, बट जब मैंने एम के साथ में MY लगा दिया तो माय हो गया। माय मतलब हम उसको हिंदी में समझ सकते हैं मेरा। तो वर्ड का अपना एक मीनिंग होता है, इंडिविजुअल मीनिंग होता है। ऑल्दो ये किसी इंफॉर्मेशन के बारे में नहीं बताता, बट इसका खुद का अपना एक मीनिंग है। वैसे ही यहाँ पे आपके C के अंदर जब आप इंटीजर्स, फ्लोट्स, ये सिंबल्स, कैरेक्टर्स को जोड़ देते हो तो यहाँ पे आपके पास में एक बन जाता है कीवर्ड। कीवर्ड मतलब ऐसा वर्ड जो कि जिसने C बनाया है उसने बनाने के साथ में उसका एक इनबिल्ट मीनिंग दे रखा है, उसका एक इनबिल्ट कोड उसके साथ में एसोसिएटेड है। तो उस वर्ड को हम लोग कीवर्ड बोलते हैं, जिसने बनाया है उसने साथ में दिया। इसलिए इन कीवर्ड्स को हम, ये रिजर्व्ड वर्ड होते हैं और इनको हम लोग अपने हिसाब से आगे जाके यूज नहीं कर सकते। ये जैसा जिस तरीके से बताया गया उसी तरीके से यूज होते हैं। या इसको हम लोग दूसरा, इसमें हम लोग वेरिएबल, किसी भी मेमोरी को जब अलोकेट करते हैं तो उसको वेरिएबल कहते हैं। या हम लोग जो है ऐसी जगह जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती उसको हम लोग कांस्टेंट। ये सभी जो है ये कलेक्शन है इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, कैरेक्टर, सिंबल्स के कलेक्शन को हम लोग ये सभी टर्म्स कह सकते हैं हम लोग। और इनके जो नाम हम लोग लिखते हैं, किसी का नाम जो हम लोग देते हैं उस नाम देने को हम लोग लिटरल्स बोल सकते हैं, लिटरल्स कहलाते हैं। ठीक है, ये याद नहीं भी रहे तो चिंता वाली कोई विषय नहीं है, बट इसको लिखना जरूरी, लिख लेना इसको जरूर। ठीक है, जब मैं इन वर्ड्स को इंग्लिश के अंदर जोड़ देता हूं तो मेरे पास में क्या बन जाता है, एक सेंटेंस बन जाता है। सेंटेंस क्या होता है, जैसे कि मैंने लिखा था एम एक वर्ड, एक अल्फाबेट था, उसके साथ में मैंने MY हो गया तो वो माय हो गया, वो एक वर्ड हो गया। जब मैं ऐसे बहुत सारे वर्ड्स को जोड़ देता था कि माय नेम इज राम, ये बहुत सारे वर्ड्स को जब मैंने जोड़ दिया तो क्या बन गया, एक सेंटेंस बन गया। और ये सेंटेंस किसी ना किसी इंफॉर्मेशन के बारे में, कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है मुझे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन जो देता है उसको हम लोग सेंटेंस कहते हैं। वैसे ही जब मैं यहाँ पे कीवर्ड्स, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, इन सभी चीजों को जोड़ देता हूं
तो यहाँ पे मेरे पास में बनता है इंस्ट्रक्शन। और ये जो इंस्ट्रक्शन है ये किसी ना किसी इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है, कोई ना कोई बेसिक चीज जो आपको लॉजिक के अंदर या कॉन्सेप्ट जो आपको लॉजिक इंप्लीमेंट करना है प्रोग्राम के अंदर, वो इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से किए जाते हैं। एक एक अलग अलग इंस्ट्रक्शन लिखी जाती है। ये इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम सी प्रोग्रामिंग करेंगे तो अलग अलग हमको लिखना पड़ेगा। ब्लॉक प्रोग्रामिंग में अलग अलग नहीं लिखा था इसलिए समझ में नहीं आता हमको वहां पे, बट यहाँ पे हमको ये समझना बहुत जरूरी है। जब मैं सेंटेंसेस की बात करता हूं, सेंटेंसेस को जब मैं जोड़ देता हूं तो यहाँ पे मेरे पास में बन जाता है एक पैराग्राफ। पैराग्राफ क्या था? ये कलेक्शन ऑफ सेंटेंसेस था, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन। जैसे कि मुझे कोई किसी से काम करवाना है तो मैं क्या बोलूंगा, यहां से उठो, ये टास्क टास्क नंबर 1 परफॉर्म करो, टास्क नंबर 2 परफॉर्म करो, मतलब ऑपरेशन नंबर 1 ऑपरेशन नंबर 2 परफॉर्म करो और फिर घूम के मेरे पास में आना। मतलब ये 5-6 ऑपरेशंस जो हुए थे, 5-6 अलग अलग इंफॉर्मेशन थी, इनको जब मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास में क्या बन गया, एक पैराग्राफ बन गया। वैसे ही जब मैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को जोड़ देता हूं तो मेरे पास में जो है एक फंक्शन बन जाता है। मैं बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को जब जोड़ देता हूं, छोटे छोटे लॉजिक्स को जब मैं जोड़ देता हूं, सभी को एक साथ जोड़ देता हूं, तो एक फंक्शन बन जाता है, या इसको हम लोग प्रोग्राम भी कहते हैं। इसको हम लोग एक प्रोग्राम बन जाता है, इसको हम लोग प्रोग्राम भी कहते हैं, ठीक है। और जब मैं पैराग्राफ, जब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मैं पैराग्राफ को जोड़ देता था तो मेरे पास में एक चैप्टर बन जाता था, या एक बुक जो है, एक चैप्टर या एक बुक जो है वो हमारे पास में बन जाती है। वैसे ही यहाँ पे हम जब बहुत सारे फंक्शंस को जोड़ देते हैं प्रोग्राम के अंदर, बहुत सारे, कोई भी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर मतलब बहुत सारे अलग अलग जब में फंक्शंस ऐसे जुड़ जाते हैं या ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जब जुड़ जाते हैं छोटे छोटे, तो वो जो मिलके जो है वो एक लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं। लाइब्रेरी जो है, इस लाइब्रेरी को हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। अलग अलग टाइप के फंक्शंस के कलेक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लाइब्रेरी। और कई सारे लोग इसको भी प्रोग्राम बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक प्रोग्राम जो है वो सभी चीजों को मिला के बनाया जाता है, तो इसको भी हम लोग प्रोग्राम के रूप में कह सकते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम उतना रेलेवेंट नहीं जितना रेलेवेंट यहाँ पे, क्योंकि वो पूरी चीजें जब जुड़ जाती है तो वो एक पूरा प्रोग्राम बन जाता है। तो अगर मेरे को इसको समझना है कि कैसे काम हो रहा है, तो समझने के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि इंटीजर, फ्लोट, सिंबल, कैरेक्टर को जब मैंने जोड़ दिया तो क्या बन गया, कीवर्ड्स, वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड लिटरल्स। इनकी डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ इंटीजर, फ्लोट, सिंबल्स एंड कैरेक्टर। जब मैं, अगर मुझे कोई पूछे कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन, तो आप क्या कहोगे, इट्स अ कलेक्शन ऑफ कीवर्ड्स, वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड लिटरल्स। आपसे पूछे कि व्हाट इज फंक्शन, तो आप क्या कहोगे कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल इंस्ट्रक्शन। एंड व्हाट इज अ इंस्ट्रक्शन, आपने पहले बताया है, बट इसको भी आप ये कह सकते हो कि इट इज अ इंफॉर्मेशन, इट इज अ सिंगल इंफॉर्मेशन ऑफ योर प्रोग्राम, और वी कैन कंसिडर इट एज अ लॉजिक ऑल्सो, ठीक है। और जब मैं बहुत सारे फंक्शंस को जोड़ देता हूं तो क्या बन जाती है, आपके पास में एक लाइब्रेरी बन जाती है, जो कि, और उसको हम लोग अल्टीमेटली एक प्रोग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कंपैरिजन बिटवीन इंग्लिश लैंग्वेज एंड सी लैंग्वेज। आई होप अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि जो अल्फाबेट्स है, जो जो इंग्लिश है, उसके टर्म्स और सी के टर्म्स में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, नेम का अंतर है, मेनली नेम का अंतर है। तो सबसे पहली बात तो अभी हमको ये समझना, ये याद रहना जरूरी है कि इंस्ट्रक्शंस भी होता है। नहीं तो कई सारे लोगों को मैं डायरेक्टली भी प्रोग्रामिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दूं और मैं बोलूं कि मैंने प्रोग्राम में एक इंस्ट्रक्शन यूज करा है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सर इंस्ट्रक्शन क्या होता है। अब आपको पता है कि इंस्ट्रक्शन जो है वो एक इंफॉर्मेशन और एक लॉजिक है मेरे प्रोग्राम का, और ये जो है कीवर्ड, वेरिएबल, कांस्टेंट, इन सब चीजों से मिलके बना हुआ है। तो अब आपको आगे जाके रिलेट होना चालू हो जाएगा। फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो फंक्शंस आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन को जब मैं जोड़ रहा हूं तो मेरा एक फंक्शन बन रहा है, और अल्टीमेटली जो आखिरी में जो है मेरी लाइब्रेरी जो है वो बहुत सारे फंक्शंस का एक कलेक्शन है। इसको यहाँ पे टेक्निकल भाषा में, इस लाइब्रेरी को मैं ऊपर लिखता हूं, इस लाइब्रेरी को यहाँ पे हेडर फाइल भी कहा जाता है। यहाँ पे इस लाइब्रेरी को क्या कहा जाता है, हेडर फाइल भी कहा जाता है। हेडर फाइल मतलब ऐसी फाइल जो हेड सेक्शन में, प्रोग्राम के सबसे ऊपर वाले भाग में लिखी जाए। हेड हमारा कहाँ होता है, सिर, मतलब सिर कहाँ होता है, सबसे ऊपर होता है। तो जो हेडर सेक्शन में लिखा जाए ऐसा सेंटेंस, उस सेंटेंस को हेडर बोलते हैं, हेडर फाइल बोलते हैं। और ये जो है हेडर फाइल लाइब्रेरी भी कहलाती है। लाइब्रेरी क्या होती है, इट्स अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल टाइप ऑफ फंक्शन। चलो आगे बढ़े, लिख लिया इसको हृदय? यस सर। पूरा लिख लिया इसको? यस सर। ओके गुड।
नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मुझे जो है मैं आपको जो कह रहा था, फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो मुझे बनाना है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ C language, and that is addition of two numbers, एडिशन ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स के एडिशन का एक प्रोग्राम बनाना है मुझे। दो नंबर्स के एडिशन का प्रोग्राम कैसे बनाना है कि अब इसको देखो, एनालाइज करते हैं। एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम का हम लोग लेट अस डू द एनालिसिस पार्ट। तो एनालिसिस पार्ट में हम लोग चेक करते हैं इसमें क्या होगा हमारे पास में कि यहां पे आपका प्रोग्राम जो है वो रन हो रहा है, ये आपका सिस्टम है लेट से, ठीक है। और इसके अंदर की प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, यहाँ पे प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं। और ये सिस्टम के अंदर प्रोग्राम हमको क्या बनाना है कि इधर लेट से एक यूजर है, इस यूजर से बात करने का प्रोग्राम बनाना है। क्या बनाना है हमें एज अ सिस्टम जो है, इस यूजर को कहना है कि एंटर अ नंबर। मैं उसको बोलूंगा कि पहला नंबर डालो। मैं कौन, मतलब मैं सिस्टम, मैं यूजर को कहूंगा कि पहला नंबर डालो, ये आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा। जब वो ये सुनेगा तो वो एक अपना, या जो पढ़ेगा इस सेंटेंस को पढ़ेगा, तो वो अपना एक नंबर डाल देगा। वो कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा, इनपुट। तो जो नंबर डालेगा वो मेरे पास में यहां आया, और उसको मैं क्या कर दूंगा, अपनी मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं जाके स्टोर कर दूंगा। ये जो मेमोरी मेरे पास में है, जो डेटा जहां पे स्टोर कर सकता हूं, मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगा, ठीक है। फिर मैं यूजर से कहूंगा दूसरा नंबर डालो, यूजर से बोलूंगा दूसरा नंबर डालो। वो दूसरा नंबर, ये सेंटेंस को पढ़ेगा, वो दूसरा नंबर डालेगा, ठीक है। और उस दूसरे नंबर को फिर मैं दूसरी मेमोरी में जाके स्टोर कर दूंगा, अपनी दूसरी मेमोरी जो है वहां पे जाके स्टोर कर दूंगा, ठीक है। अब ये दूसरा नंबर डल गया। अब क्या होगा, ये दो नंबर्स मेरे पास में अलग अलग आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, और ये कहां स्टोर है, मेमोरी के अंदर स्टोर है। ये क्या है, आपकी मेमोरी है। मेमोरी में कुछ भी स्टोर किया जा सकता है। मेमोरी अलग अलग टाइप की बनेगी, वो बताऊंगा मैं आपको। तो मेमोरी में जो दो नंबर्स स्टोर हैं, इन दोनों का मुझे क्या करना है, अब एडिशन करना है। ये दोनों नंबर्स का क्या करना है, मुझे एडिशन करना है। और मुझे अब क्या करना है, इनका रिजल्ट जो है वो जनरेट करना है। तो इनका रिजल्ट आ जाएगा, दोनों नंबर्स को, दोनों मेमोरी के अंदर जो नंबर स्टोर है, उन दोनों नंबर्स को मैं, जो भी नंबर वो यूजर ने डाले नंबर, वो जो भी नंबर है उनका रिजल्ट जो है वो स्टोर होके थर्ड मेमोरी में चले आएगा, तीसरी मेमोरी में आके स्टोर हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, ये जो नंबर इसका रिजल्ट आया है, ये मुझे तो पता है, मतलब सिस्टम को तो पता है, बट इस यूजर को नहीं पता है। यूजर को बताना है मुझे इसका आंसर, क्योंकि उसने नंबर डाले इसलिए क्योंकि उसको रिजल्ट चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसका जो रिजल्ट है वो इस यूजर को दिखाऊंगा आउटपुट में, ठीक है। तो इससे एनालिसिस क्या हो गया, आपको तीन आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और दो इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। दो इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं और तीन आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। क्लियर है, आई बात समझ में? इसमें कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज तो नहीं है ना? अब ये कैसे होगा, इसको देखते हैं हम लोग। ये हमारा ये लॉजिक हो गया। अब इसको बनाना है हमको, एक्चुअल इसका प्रोग्राम बनाना है। तो ये प्रोग्राम बनेगा कैसे, उसको देखते हैं। शायद हो सकता है कि मैं अभी इसका एक छोटा सा पार्ट बताऊं इस प्रोग्राम का, उसको कंप्लीशन हो सकता है अपन कल करें। क्योंकि मैं ये चाह रहा हूं कि अपन थ्योरी अलग से ना पढ़े। मैं भी थ्योरी 3 दिन तक अलग से पढ़ा सकता हूं बिना प्रोग्राम बताए, बट वो बहुत बोरिंग हो जाएगा, वैसा पढ़ना डिफिकल्ट रहेगा और किसी को भी समझ में नहीं आता। हम क्या कर रहे हैं, हम पहले दिन के पहले आधे घंटे में पहला प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, और उस प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो कॉन्सेप्ट है वो समझाने में हो सकता है समय लगे, इसलिए पहला प्रोग्राम आज, और फिर होगा तो रिमेनिंग कल कंप्लीट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसको देखना जरा कैसे होगा, उसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग जो है, लेट अस स्टार्ट आवर प्रोग्राम। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे हटा देता हूं।
हाँ, अब जो है यहां पे फर्स्ट लाइन ऑफ कोड लिखना है मुझे, ठीक है, पहला लाइन ऑफ कोड लिखना है। तो वो क्या होती है, वो क्या लिखते हैं हम लोग समझते हैं। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि यूजर को जो ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं हम लोग, जो ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है यूजर के साथ में, ये इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास में एक लाइब्रेरी दी हुई, उन्होंने एक लाइब्रेरी दे रखी है हमको। वो लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, हमारे पास में इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? इनबिल्ट फंक्शंस, ऐसे फंक्शन जो पहले से बने बनाए हैं हमारे पास में, ठीक है, और उन फंक्शन को हम लोग यूज करते हैं और हमारा काम होता है। तो बहुत बहुत शानदार, मजा आएगा आपको उसको देखने में। तो ये लाइब्रेरीज जो है, इन लाइब्रेरी, जैसे आपको याद होगा आपने एम ब्लॉक के अंदर जैसे एलसीडी को यूज करना था तो क्या करना पड़ा था हमको, एलसीडी के लिए हम लोग वो वहां पे जाते थे, लाइब्रेरी में जाते थे और वहां से एलसीडी के अलग से कुछ फंक्शंस को डाउनलोड करते थे, अगर आपको याद हो तो। वैसे ही यहाँ पे हमारे पास में लाइब्रेरीज होती हैं, यहाँ पे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं, हमको उसको लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो कैसे लिखेंगे वो मैं बताता हूँ। तो अगर जैसे वहां पे डाउनलोड कर रहे थे, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। और उसको लिखने का तरीका ऐसा होता है, ध्यान देना, लिखने का तरीका होता है हैश इंक्लूड। ये एक इनबिल्ट कीवर्ड है, पहले से एक वर्ड है जो पहले से बना हुआ है, हैश इंक्लूड। किसी भी लाइब्रेरी को लिखने का तरीका बता रहा हूं, हैश इंक्लूड। और यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में आपकी लाइब्रेरी का नेम आता है, जो भी नाम आपको लिखना है, जो भी लाइब्रेरी का नेम है। तो हमारे पास में जो बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, बेसिक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए जो लाइब्रेरी है जिसको हमको यूज करना पड़ेगा, उसका नाम है stdio.h। इसको हम लोग कहते हैं, इसका फुल फॉर्म बताता हूं, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। डॉट एच जो है वो फुल फॉर्म है, एक्चुअल लाइब्रेरी का नेम ये है stdio जो है लाइब्रेरी का नाम है। डॉट एच जो है, डॉट एच का मतलब होता है, आपको थोड़े पहले बताया था, लाइब्रेरी को क्या बोलते हैं, हेडर फाइल भी बोलते हैं, इसलिए उसका शॉर्ट फॉर्म हेडर फाइल का शॉर्ट फॉर्म डॉट एच हो गया, ठीक है। तो ये लाइब्रेरी को लिखने का तरीका होता है। किसी भी लाइब्रेरी को आपके प्रोग्राम के अंदर लाना है तो हैश इंक्लूड stdio.h। ये इसको यहीं पे बंद कर देना, ये ज्यादा बड़ा दूर लगा दिया था मैंने, इसको ऐसे यहीं के बंद करना है, ठीक है। वैसे ही आपको और भी मतलब अलग अलग टाइप की लाइब्रेरीज, ढेर सारी टाइप की लाइब्रेरीज अवेलेबल है आपके पास में। और मैंने लाइब्रेरी के बारे में आपको बताया था, अगर आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले ही, कि लाइब्रेरीज क्या थी हमारे पास में, इट इज अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस। बहुत सारे फंक्शन का कलेक्शन जो था वो क्या थी, लाइब्रेरी, ठीक है। तो हम जो है इस लाइब्रेरी को, और ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरी, जैसे मैथमेटिक्स को ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए आपके पास में एक लाइब्रेरी अवेलेबल है जिसका नाम है math.h, ठीक है। और भी अलग अलग टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म हमको करना, जैसे एक और लाइब्रेरी हमको हो सकता है अभी लिखना पड़ेगी यहाँ पे साथ में ही, उसका नाम है हैश इंक्लूड। लिखने का तरीका वैसे ही है, हैश इंक्लूड। और दूसरी लाइब्रेरी एक इंक्लूड करना है जिसका नाम है conio.h। ये वर्ड शुरुआत में एक दो दिन थोड़े से आपको अजीब लगेंगे, बट ये सिंपल बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में हर कोई जब करता है, पहली बार जब प्रोग्रामिंग करता है, तो हो सकता है थोड़ा सा नया लगे, डिफिकल्ट लग सकता है, सोचने में डिफिकल्ट लग सकता है। आप करोगे, थोड़े 2-3 दिन करोगे तो ये कोनियो एसटीडी सब याद हो जाएंगे आपको। तो कोनियो का जो फुल फॉर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट। कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच लाइब्रेरी, ये हमारे पास में दूसरी लाइब्रेरी होती है, ठीक है। तो ये दोनों लाइब्रेरीज को हम अपने प्रोग्राम के अंदर जो है वो लिखेंगे। इसके अंदर तो क्या बताया था मैंने, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शंस जो थे, किसी भी डेटा को यूजर से लेने और देने के लिए जो फंक्शंस होते हैं वो इसके अंदर लिखे हुए होते हैं। तो फिर सर आप पूछोगे, सर conio.h का क्या मतलब है? तो जो आप आउटपुट में स्क्रीन देखते हो, जिसपे आप डेटा, आउटपुट स्क्रीन जिसको बोलते हैं, या आउटपुट डेटा जहां पे आप सी करोगे, जहां पे आपको दिखेगा, उस स्क्रीन की जो कंट्रोलिंग है, उस स्क्रीन की जो कंट्रोलिंग है, वो कंट्रोलिंग कौन सी लाइब्रेरी से हो पाती है? वो लाइब्रेरी, वो कंट्रोलिंग इस कंसोल स्क्रीन, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच लाइब्रेरी से हो पाएगी, जिसमें आप जो है उस स्क्रीन को क्लियर करना है,
है ना, उस स्क्रीन को क्लियर करना है, उस स्क्रीन के अंदर अलग मतलब किसी की का वेट करना, अलग अलग उसके फंक्शन से वो जब आएंगे तब मैं बताऊंगा। वो सभी चीजों के लिए इसके अंदर अलग अलग फंक्शन लिखे हुए। आप ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। stdio.h लिखने से क्या हुआ, ये लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शन होंगे, F1 F2 ऐसे अलग अलग नाम के फंक्शन, F1 F2 जरूर मैं एग्जांपल बता रहा हूं, उनके अलग अलग नाम होंगे। वो फंक्शन ये सब इस लाइब्रेरी के अंदर लिखे हुए हैं और मैं उन फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए एलिजिबल हो चुका हूं, पहली बात। दूसरा, वो जो फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखा होगा वो मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उन फंक्शन का नाम यूज करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। क्लियर है? तो सर जब भी अपन प्रोग्रामिंग करेंगे सबसे पहले ये वाला studio.h की लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी। सी के अंदर जो है ये तरीका दिया है। तो सी, अब जैसे हर लैंग्वेज जब जो बनाता है तो उसके अंदर वो जो बेसिक लाइब्रेरी हमको देता है वो हमको लिखना पड़ेगी। जैसे जावा के अंदर कुछ बेसिक लाइब्रेरी होगी जो हमको वहां पे अलग से लिखना पड़ेगी, पाइथन के अंदर कुछ अलग लाइब्रेरी हो सकती है, उनको लिखना पड़ेगी। वैसे सी के अंदर जब भी सी का प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग तो हमको ये stdio.h नाम की लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगी। सही बात है, आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर सही है, बट ये जरूरी नहीं है कि यही लाइब्रेरी पाइथन में, जावा में और इवन ऑर्डिनो में भी यूज होगी। ऑर्डिनो के अंदर दूसरी लाइब्रेरी वो वहां पे यूज होगी, बट लिखने का तरीका लगभग लगभग इसी टाइप से होगा। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आई बात समझ में? तो ये दो चीज समझ में आ गई। अब देखो लिखेंगे कैसे, अगली स्क्रीन पे बताता हूं इसको लिखने का। इसको आगे कैसे लिखेंगे, तो हम लोग को सिर्फ ऐसा लिखना है, हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। ये दो लाइब्रेरी हो गई हमारे पास में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में मुझे जो है मेरे प्रोग्राम के अंदर एक फंक्शन यूज करना होता है। एक फंक्शन यूज करूंगा जिस फंक्शन का नाम है void main। फंक्शन का नाम है मेन, एक्चुअल में नाम इसका मेन है। और लिखने का इसका कोई भी फंक्शन जब भी हम लिखते हैं, मैं बताऊंगा फंक्शन आपको, मैंने वैसे उसकी डेफिनेशन बताई है कि फंक्शन क्या था, इट इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मैंने बताया था बहुत सारे इंस्ट्रक्शन का कलेक्शन है। तो यहाँ पे फंक्शन के आगे जनरली ऐसा पैरेंथेसिस लगाया जाता है, ये मेन नाम का फंक्शन है और इस पैरेंथेसिस के अंदर मैं जो है ये कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और आखिरी में ये क्लोजिंग, इसको ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस बोलते हैं, ओसीबी ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस, और ये होता है क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर क्या लिखा जाता है, ध्यान देना, इसी के अंदर आपका लॉजिक जो भी आपको लिखना है, जो आपको प्रोग्राम बनाना है, वो लॉजिक और प्रोग्राम इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर आता है। मतलब ये समझ लेना मेन जो है इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फंक्शन। मतलब इसके बिना सी का प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है। मेन नाम का फंक्शन जो है वो लिखना ही पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, आपके पास में ये मेन वो है, आप शुरुआत में जब ब्लॉक प्रोग्रामिंग करते थे तो वहां पे सबसे पहला ब्लॉक कौन सा लेके आते थे? आर्डिनो प्रोग्राम। आर्डिनो प्रोग्राम, वेरी गुड। ये जो आर्डिनो प्रोग्राम जो लेके आते थे वो ये मेन ही होता है। आर्डिनो की जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये मेन का नाम वहां पे चेंज हो जाएगा, मैं बताऊंगा जब वो वहां पे नाम चेंज होगा। बट मैं बता रहा हूं कि उसका कितना इंपॉर्टेंट था। इस आर्डिनो प्रोग्राम के बिना आपका वो वाला प्रोग्राम पॉसिबल था क्या? नहीं था, वो लगाना ही पड़ रहा था मुझे। वैसे ही मेन फंक्शन जो है, ये मेन फंक्शन में हमेशा लगाऊंगा ही। और ये मेन फंक्शन क्यों है इसके बारे में बताता हूं। सर ये मेन फंक्शन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर में मल्टीपल अपने इंस्ट्रक्शन, मैंने क्या होता है इसके अंदर लॉजिक लिखूंगा, मतलब इसके अंदर अलग अलग टाइप की इंस्ट्रक्शंस को लिखूंगा। और मैंने बताया कि बहुत सारी जब इंस्ट्रक्शन को जोड़ देते हैं तो क्या बनता है, एक फंक्शन बनता है। और हमारा फंक्शन का नाम क्या है? मेन नाम का फंक्शन। क्लियर है? और इस फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन, ये आगे जाके और भी अलग अलग टाइप के फंक्शन हम यूज करेंगे, ये तो एक ही फंक्शन हुआ मेन नाम का, ऐसे हम हमारे फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो वो जो फंक्शंस हैं
उस फंक्शन को चूंकि हम खुद बना रहे हैं, उसके अंदर का लॉजिक हम खुद लिख रहे हैं, तो उस फंक्शन को चालू करने के लिए ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस हो जाएगा और ये क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस हो जाएगा। मतलब इसको लिखना, इसका इनिशियल इसका जिसको बोल सकते हैं एंट्री पॉइंट और ये एग्जिट पॉइंट, यहीं पे इसी के अंदर लॉजिक लिखा जाएगा। ये लिखने के बाद में मैं ये बताना चाहता हूं कि मेरा फंक्शन खत्म हो चुका है। चलो Yes, sir. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस फंक्शन के अंदर लॉजिक क्या लिखेंगे, हमको लॉजिक फिर अपने प्रोग्राम पे वापस आना है ना। हमारा प्रोग्राम क्या था, हमारे प्रोग्राम पे वापस आते हैं हम लोग। प्रोग्राम क्या था हमारा प्रोग्राम था एडिशन ऑफ टू नंबर्स। एडिशन ऑफ टू नंबर्स का प्रोग्राम था ना, ये रहा। एक पहले उसको बोलना है यूजर को, वो इनपुट डालेगा, फिर दूसरी बार बोलूंगा, फिर यूजर डालेगा, फिर मैं तीसरी बार उसको रिजल्ट जनरेट करके बताऊंगा। तो ये काम करना है मुझे, तो मैं प्रोग्राम पे वापस आऊंगा। अब मुझे क्या करना है, मेरा बेसिक स्ट्रक्चर हो गया तैयार। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर मतलब ये यहाँ पे 2 लाइन लिख दी मैंने और उसके बाद में वॉइड मेन। अब इसी के अंदर मैं अपने लॉजिक को लिखूंगा, मतलब यूजर से बोलने का काम और जो भी काम मैं करूंगा, है ना। अब ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यूजर को कोई भी चीज बोलना है, यूजर को कोई भी चीज बोलना है, या उसको हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। आपके प्रोग्राम से आउटपुट ऑपरेशन अगर परफॉर्म करना है तो इस लाइब्रेरी के अंदर, इस stdr.h लाइब्रेरी के अंदर मैंने बताया बहुत सारे फंक्शन लिखे हुए अलग अलग काम करने के लिए। तो उसके लिए यहां पे एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसका नाम है printf। क्या फंक्शन लिखा हुआ है, नाम क्या लिखा हुआ है, printf। printf नाम का फंक्शन है। और ध्यान देना, इस प्रोग्राम से किसी यूजर से कोई डेटा इनपुट में लेना है, अगर ये तो क्या हो गया, आउटपुट में था, आउटपुट भेजने के लिए क्या था, printf नाम का फंक्शन। और अगर इनपुट लेना है तो मेरे पास में एक इनबिल्ट फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है scanf। printf का क्या मतलब था, आउटपुट के लिए, और इनपुट के लिए क्या था, scanf। ठीक है ना। तो अब मैं क्या करता हूं, मेरा जो बड़ा सा प्रोग्राम जो बनाना था मुझे, ये जो पहला प्रोग्राम बनाना था जिसके अंदर मुझे ये एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करना था, इस प्रोग्राम को शुरुआत में मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाता हूं। उसके पहले, इस प्रोग्राम को बनाने के पहले एक छोटा प्रोग्राम बनाता हूं। वो प्रोग्राम क्या रहेगा, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड टू द यूजर। यूजर को मुझे प्रिंट करके क्या दिखाना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, तो मैं देखो इसके अंदर बहुत सिंपल तरीका है। आगे बढ़ता हूं, मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली यहां पे प्रोग्राम मेन चालू हो गया, मेन के अंदर डायरेक्टली जाऊंगा, यहां पे लिखूंगा printf हेलो वर्ल्ड। लिखने का तरीका देखना, printf क्योंकि आउटपुट करना है, तो printf लिखने का तरीका, इसके अंदर क्या आएंगे ये पैरेंथेसिस आएंगे, पैरेंथेसिस आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर, ये डबल कोट्स लिखूंगा, ध्यान देना बहुत जरूरी, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे लिखूंगा हेलो वर्ल्ड, और डबल कोट्स को यहां बंद कर दूंगा। और ध्यान देना, ये printf नाम का फंक्शन जो है ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन के रूप में काम कर रहा है। अभी मैं ये फंक्शन कहां लिखा, printf नाम का फंक्शन stdr.h के अंदर, ये लाइन मैंने कंप्लीट करी। और ध्यान देना, हर एक इंस्ट्रक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, ध्यान दो जरा कंप्यूटर की तरफ। हर एक इंस्ट्रक्शन जब कंप्लीट होती है तो उसके आखिरी में यहां पे एक सेमीकोलन लगाया जाता है। printf पैरेंथेसिस लगाया मैंने, ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, पैरेंथेसिस गोल है ये ना, गोल पैरेंथेसिस लगाया, हेलो वर्ल्ड लिखा मैंने, इसको पैरेंथेसिस को बंद, ये डबल कोट्स को मैंने बंद करा, पैरेंथेसिस को बंद करा, और यहां पे मैंने एक सेमीकोलन लगाया। ये सेमीकोलन क्या बताता है, किसी भी इंस्ट्रक्शन के एंडिंग को बताता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन जो है वो एंड हो चुका है उसके बारे में बताता है। अब अगर मुझे दूसरा इंस्ट्रक्शन लिखना है तो मैं इसके नीचे से दूसरा इंस्ट्रक्शन लिखूंगा, उसके आगे फिर सेमीकोलन लगा दूंगा, फिर तीसरा इंस्ट्रक्शन, फिर सेमीकोलन लगा दूंगा। आई मेरी बात समझ में। अब देखो ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा यूजर के सामने, बट इसमें एक चीज मुझे छोटी सी और करना होगी, क्योंकि जो स्क्रीन, जो जिस भी स्क्रीन के ऊपर यूजर को ये printf जाके प्रिंट होगा, दिखेगा,
वो देखो वो आएगा उसके सामने, ऐसा प्रिंट होके आएगा सामने, वो फटक से चले आएगा, दिखेगा ही नहीं उसको कि वो हेलो वर्ल्ड आया है कि नहीं आया है। तो उस स्क्रीन को होल्ड रख के रखने के लिए कि वहां पे वो बनी रहे, जो हेलो वर्ल्ड आउटपुट दिख रहा है, उस जो आउटपुट आया है स्क्रीन के ऊपर, वो यूजर के सामने बना रहे, उसके लिए मेरे पास में इस conio.h नाम की लाइब्रेरी, जो conio.h नाम की लाइब्रेरी है हमारे पास में, इसके अंदर एक फंक्शन होता है जिसको बोलते हैं get ch। ये get ch नाम का फंक्शन होता है। ये क्या करता है, स्क्रीन को वहां पे होल्ड रख के रखता है। कब तक, आप पूछोगे सर कब तक, जब तक मैं कीबोर्ड का एक कोई भी की प्रेस नहीं कर देता, जब तक। गेट ch नाम से फंक्शन है, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं गेट कैरेक्टर। गेट ch का क्या फुल फॉर्म हो सकता है, गेट कैरेक्टर। जब तक वो कैरेक्टर मतलब यूजर से कीबोर्ड से कोई भी कैरेक्टर नहीं प्रेस करेगा यूजर, जब तक वो वहां पे स्क्रीन को होल्ड रख के रखेगा। तो इस गेट ch नाम का फंक्शन का क्या काम है, स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए काम में आता है, स्क्रीन को होल्ड रखने के लिए अंदर काम में आएगा। आई मेरी बात समझ में, है ना। ये पहला प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम जो है हमारी बड़ी, जो 2 नंबर्स के समेशन के भी पहले जो प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम सी का फर्स्ट प्रोग्राम हमारा रेडी हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूं, चला के दिखाता हूं। आप बोलोगे कि सर ये प्रोग्राम चलता है कैसे, आप ये पहले बताओ मुझे, तो मैं आपको बताता हूं कैसे प्रोग्राम चलता है, ठीक है। एक्चुअल में रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। अब इसको लिख लिया आपने, हटा दूं मैं ये पहला प्रोग्राम। आर यू एक्साइटेड टू सी दी फर्स्ट प्रोग्राम रनिंग? यस। वेरी गुड। चलो बताता हूं आप, ये टर्बो सी करके एक सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे देखो, ये इसको मैं चलाता हूं, ये मैं दूंगा आपको। ये दिख रहा है सॉफ्टवेयर, दिख रहा है आपको, अभी दिख रहा है सॉफ्टवेयर वाला, है ना। अब देखो मैं इसमें पहला प्रोग्राम बना के बताता हूं। printf, जो स्क्रीन, अगर मेरे पास में जो स्क्रीन रहेगी ना, जो आउटपुट में स्क्रीन दिखती है ना, वो स्क्रीन पुराना, उस पर कुछ अगर डेटा लिखा हुआ हो मान लो, उसको हटाने के लिए मेरे पास में एक फंक्शन है CLR नाम से एक फंक्शन है। ये यहाँ पे अलग बता रहा हूं मैं, शायद पूरा उस पर नहीं बताया, तो इसको देख लो एक बार। CLR नाम का फंक्शन क्या करता है, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्लियर स्क्रीन। इस फंक्शन का नाम क्या होगा, क्लियर स्क्रीन। CLR का फुल फॉर्म क्या बोल सकते हैं अपन, क्लियर स्क्रीन नाम से फंक्शन है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया printf। अब ध्यान देना, वो पुरानी स्क्रीन को क्लियर कर देगा, और यहाँ पे इसके बाद में क्या प्रिंट करेगा, हेलो, नहीं मैं ऐसा करता हूं, हृदय एंड वंशिका, हृदय एंड वंशिका, ये डबल कोट्स में मैंने बंद कर दिया, और उसके बाद में यहाँ पे, और इसके बाद में मेरे को क्या लिखना है, गेट ch, और इस प्रोग्राम को बंद कर देता। क्लियर है, पहला प्रोग्राम रेडी। अब क्या करना है, चला के देखना है। चला के देखने के लिए सबसे पहले इस प्रोग्राम को सेव करना होगा मुझे, तो मैं क्या करूंगा, सेव एज, मैं लिखूंगा यहाँ पे वंशिका, ऐसा कुछ शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, वीके लिख दिया मैंने, vk.c के नाम से इसको सेव कर, सी का प्रोग्राम बना रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको .c के नाम से सेव कर देंगे, और ओके कर दिया। तो देखो vk.c के नाम से सेव हो गया प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम को मुझे कंपाइल करके देखना। कंपाइल मतलब ये सही लिखा है कि नहीं प्रोग्राम, ये इसमें कोई एरर या मिस्टेक तो नहीं करी है मैंने, तो इसको मुझे कंपाइल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कंपाइल वाले बटन पे क्लिक करूंगा, या Alt + F9 भी क्लिक कर सकता हूं मैं अपने कीबोर्ड के अंदर, Alt + F9 करूंगा तो भी कंपाइल हो जाएगा। तो मैं इसको कंपाइल कर देता हूं। अब देखो इसमें बता रहा है 0 एरर एंड 0 वार्निंग, कोई भी एरर कोई भी वार्निंग नहीं है, मतलब मैंने सही प्रोग्राम लिखा। अब मैं इसको प्रोग्राम को रन करना है, तो मैं क्या करूंगा, रन पे क्लिक करूंगा। देखो ये आउटपुट स्क्रीन आ गई, आउटपुट स्क्रीन आ गई, हृदय एंड वंशिका लिखा हुआ आ गया। यस सर। तो देखो आपका प्रोग्राम जो है ये रन हो गया। अब जब भी ये प्रोग्राम कोई यूजर चलाएगा तो उसको ये हृदय वंश, ऑल्दो ये प्रोग्राम कोई बहुत सिग्निफिकेंट काम नहीं कर रहा है, आगे जाके जैसे अपन यूजर से बोलेंगे कि तुम्हारा नंबर डालो, और फिर अपन उसका प्रोग्राम के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और उसका फिर रिजल्ट यूजर को जब दिखाएंगे तब ज्यादा मजा आएगा। बट अभी पहला प्रोग्राम अपन ने यूजर को, इस प्रोग्राम को रन करने के बाद में अपन ने यूजर को दिखा दिया कि जो भी अपन प्रिंट करना चाह रहे हैं वो अपन प्रिंट कर सकते हैं। क्लियर है, आई मेरी बात समझ में? कोई क्वेश्चन, क्वेरीज इसके अंदर? तो ये प्रोग्राम जो है इस सॉफ्टवेयर के अंदर, जनरली और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं इसको यूज करने के लिए, बट हम लोग अभी टर्बो सी को यूज करेंगे। अगर कुछ परेशानी आएगी, कुछ ऐसा दूसरा हो, तो हमको फिर बाद में दूसरा भी यूज कर,
बट लिखने का तरीका सब जगह सेम जैसे रहेगा। अपन स्टार्टिंग में कोई सा भी सी में प्रोग्राम बनाते हैं उसमें ये हैश इंक्लूड स्टूडियो एच, हैश इंक्लूड कोनियो एच और वॉइड मेन डालना बहुत जरूरी होता है ना, मतलब ये मेन फंक्शन ही रहते हैं। हाँ, ये stdio.h और stdio.h बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे सॉफ्टवेयर के अंदर कोनियों की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसके फंक्शन गेट ch जो है वो बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर के अंदर ही डाल देते हैं, तो इसलिए उसकी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। बट stdio.h जरूरी है, क्योंकि वो बेसिक इनपुट आउटपुट के फंक्शंस उसके अंदर लिखे हुए हैं। देखो एरर दिखा रहा है, यस सर। एरर नंबर 1। और एरर कहाँ दिखा रहा है? ये प्रिंटफ जो है इसके पहले, ये मतलब फंक्शन प्रिंटफ के फंक्शन बोल रहा है, प्रिंटफ नाम का फंक्शन मैं जानता ही नहीं हूं कौन है। ये प्रिंटफ नाम के फंक्शन को पहचान ही नहीं रहा है। वो क्यों नहीं पहचान रहा है? क्योंकि मैंने stdio.h नहीं लिखा है ना। अब लेट से मैं इसको मेन को सही भी कर देता हूं, अगर मेन को मैंने सही कर दिया, अभी भी एरर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी भी प्रिंटफ नाम के फंक्शन को नहीं पहचान रहा है, वो अभी भी ये बोल रहा है। तो अब अगर इस प्रोग्राम के अंदर मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे ऊपर stdio.h लाइब्रेरी डाल देता हूं, जो कि क्या है, इस प्रिंटफ फंक्शन जिसके अंदर लिखा हुआ है। अगर मैं अब इसके अंदर क्या लिख दूं, हैश इंक्लूड stdio.h, ये लाइब्रेरी मैंने जैसे डाल दिया। अब मैं अगर इसको कंपाइल करूंगा तो एरर हट जाएगी। देखो एरर हट गई, देखो 0 हो गई एरर, है ना। यस सर। तो ये इस टाइप से ये वाले प्रिंटफ फंक्शन को यूज करने के लिए आपको जरूरत। अब अगर मैंने देखो ये लिख दिया, अब इसके अंदर मैंने मेन की स्पेलिंग बड़ा गलत करके देखता हूं मैं। ये मेन को तो पकड़ ले रहा है, मेन को पकड़ ले रहा है। सर आप ये मेरे को सॉफ्टवेयर भेज दोगे? ये मैं भेज दूंगा आपको, ड्राइव पे डाल के, भेज दूंगा। ड्राइव से ओके डाउनलोड कर लेना फिर आप लोग। इस सॉफ्टवेयर का थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा, मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। बट मेन जैसे अभी थोड़ी देर पहले वो उसके लिए stdio.h के भी नहीं चला रहा था ना, तो अभी चलाने लग गया, तो वो हो सकता है कुछ इसमें मिस्टेक होगी। बट ये मेन आपको ये ध्यान रखना है, कोई दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर भी आप जब चलाओगे तो ये मेन सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन है। और stdio.h लाइब्रेरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग ये printf और scanf यूज करेंगे, तो इसके जो भी इसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अगर ये हमने यूज कर लिया और ये नहीं लिखी लाइब्रेरी, तो उसको पहचानेगा ही नहीं, जैसे अभी थोड़ी देर पहले नहीं पहचान रहा था। ठीक है, ये 2 लिखना जरूरी, फिर आगे आगे जैसे भी आते जाएगा मैं बताते आऊंगा आपको। क्लियर है? अब इससे बाहर निकलना है तो मुझे यहाँ पे क्विट पे क्लिक करना पड़ेगा। सेव कर दिया है मैंने ऑलरेडी, तो सेव कर दूंगा उसको। अब मैं देखो बाहर निकलने के लिए मुझे ये बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे एग्जिट लिख दूंगा और एंटर। क्लियर? तो सर इसमें आपको किसी भी प्रोग्राम के लिए निकलने में प्रोग्राम के बाद एग्जिट डालना पड़ेगा, मतलब प्रोग्राम के बाद नहीं, वो स्क्रीन के। हाँ, मतलब इस स्क्रीन से बाहर आने के लिए, इस स्क्रीन से बाहर आने के लिए करना पड़ेगा। वो ब्लू स्क्रीन थी ना जो, वहां से। गॉट माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। हो गया अपना 1 घंटा। अभी मेरी आगे की दूसरी क्लासेस भी अभी तो अपन कल करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि इसको अपलोड कर दूं ड्राइव के ऊपर, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। वैसे कल भी कुछ नए प्रोग्राम बताऊंगा आगे के, वो अपना एडिशन वाला जो प्रोग्राम है उसको बताऊंगा मैं आपको आगे, तो उसको फिर आप जो है उसको भी बना सकते हो बाद में, है ना। ठीक है।